सो टॉपिक फॉर टुडेज क्लास इज मुस्लिम लीग। जैसे कि हमें पता लगा कि सबसे पहले जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, बंगाल जो है डिवाइड हो गया। पार्टीशन ऑफ बंगाल जब हुआ, मतलब बंगाल का जब डिवीजन हुआ, तो उसी के अपोज में, उसी के जो है उसी के गुस्से में लोगों ने क्या चीज करी, स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च करी। स्वदेशी मूवमेंट यहाँ पे लॉन्च हुई और इस स्वदेशी मूवमेंट के चलते कि स्वदेशी मूवमेंट को कहाँ तक फैलाया जाएगा, उसका एक्सटेंट जो है वो बंगाल से बाहर रहेगा या नहीं रहेगा, इस और ये सब चीजों के चलते जो लोग थे, जो कांग्रेस में लोग थे, जो लीडर्स थे, उनके बीच में जो है वो मतभेद आने स्टार्ट हो गए। और इस सिचुएशन की वजह से क्या हुआ, हमारे यहाँ पर सूरत स्प्लिट, सूरत के अंदर जाके कांग्रेस टूट गई। इसी के बीच में एक न्यू पार्टी की एस्टैब्लिशमेंट होती है। जैसे हम लोगों के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ना जरूरी है, सेम ऐसे ही मुस्लिम लीग कैसे स्थापना हुई, कब हुई, कौन से ईयर में हुई, कौन सी जगह पे हुई, ये पढ़ना भी सेम हमारे लिए उतना ही जरूरी है। तो मुस्लिम लीग 30 दिसंबर 1906 को ढाका, बांग्लादेश, जो कि आज समय में ढाका की बांग्लादेश की कैपिटल है, वहां पर इसकी एस्टैब्लिशमेंट होती है। मुस्लिम लीग जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, दैट इज स्पेशली पार्टी है फॉर द मुस्लिम्स। ठीक है, ये प्रॉपर जो है ये मुस्लिम्स के लिए पार्टी है, जो कि बेसिकली इसका नाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग था। ठीक है, लेकिन शॉर्ट में इसको मुस्लिम लीग कहा जाता है। सबसे फेमस लीडर है इसके मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि सबसे फेमस लीडर इनके कहे जाते हैं। ठीक है, आज के समय में ये जो जगह है ये बांग्लादेश में पड़ती है जब इनकी एस्टैब्लिशमेंट हुई। ठीक है, अब इसमें हम आगे देखते हैं। सबसे पहला चीज कि जो ये कम्युनल आइडिया, कम्युनल वर्ड का मतलब समझना, कम्युनल मतलब कम्युनिटी में डिवाइड आ जाना। जो हमारी कम्युनिटी है, जो हमारी यहाँ पर एक जो एक यूनिटी है, या एक जो देश में लोग रहते हैं, उनके बीच में डिवीजन का जो आइडिया था, वो सबसे पहले सर सैयद अहमद खान ने यहाँ पर जो है, मतलब वो लेकर के इस आइडिया को आए थे। और यही वो पर्सन है जिन्होंने जो है हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एमयू की एस्टैब्लिशमेंट भी करवाई थी। ठीक है, ये मुस्लिम रिफॉर्मिस्ट के नाम से जाने जाते हैं, फिलोसोफर थे ये। तो इन्होंने कि ये आइडिया जो है लोगों के दिमाग में डाला कि एक मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट नेशन होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट आइडिया वाज गिवन बाय सर सैयद अहमद खान, ये आपको याद रखना है। दे वांट, वो क्या चाहते थे कि मुस्लिम्स को भी एजुकेशन मिलने का जो है एजुकेशन मिले, सो दैट अगर ब्रिटिशर के खिलाफ उनको रिबेल करना है, मतलब रिबेल करने की बजाय वो एजुकेशन पे ध्यान दे, मुस्लिम्स को भी पूरा पूरा जो है एजुकेशन देने का जो है पूरा एक वो राइट होना चाहिए प्रॉपर। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पर जो है देखा कि उनको ऐसा था कि भाई कांग्रेस जो है वो सिर्फ हिंदुओं की जो है नीड्स को देख रही है, तो हमें जो है मुस्लिम की नीड्स का भी ध्यान रखना है। इसके चलते इन्होंने यहाँ पर एक मुस्लिम पार्टी फाउंड करी। तो यहाँ पर जो है फाइनली 3,000 लोग कम करीबन इकट्ठे हुए और उन्होंने यहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो है पार्टी स्टार्ट करी। पहली मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका नाम किसने सजेस्ट किया, ख्वाजा सर सलाइमुल्लाह बहादुर। ये इंपॉर्टेंट है, नाम किस पर्सन ने इसका नाम सजेस्ट किया, ये इंपॉर्टेंट है, नेम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको नोट कर लेना नाम को, ये वाला पॉइंट आपको याद होना चाहिए। और किस पर्सन ने इसका आइडिया दिया, ये आपको नाम याद होना चाहिए। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि वो सोच रहे थे कि सिर्फ कांग्रेस जो है सिर्फ हिंदूज की नीड का ध्यान रख रही है। ठीक है, पहले जो प्रेसिडेंट बने, अब क्वेश्चन कैसे आते हैं इस टॉपिक से। एक तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कौन से ऐसे पर्सन थे जिन्होंने इनके आइडिया को यहाँ पे स्टार्ट किया कि एक ऐसी अलग से जो है मुस्लिम के लिए अलग से पार्टी होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन, और आंसर क्या रहेगा, सर सैयद अहमद खान। दूसरा क्वेश्चन कि ये जो पार्टी है इसका नाम किसने सजेस्ट किया, तो नाम किसने सजेस्ट किया वो आपको पता होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन आता है कि इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने, फर्स्ट प्रेसिडेंट का नाम, जिनको पॉपुलरली आगा खान कहा जाता है। ठीक है, तो आगा खान याद रख सकते हो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सुल्तान मोहम्मद शाह याद रख लोगे वो भी ठीक है, बट आप आगा खान करके ज्यादातर इस पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये सिविल सर्विसेज में भी क्वेश्चन आ चुका है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे मुस्लिम लीग के। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था सिविल सर्विसेज में, तो ये भी याद रखिएगा, आगा खान
फर्स्ट प्रेसिडेंट थे और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ सेटअप किए गए थे? लखनऊ यूपी के अंदर, सो दैट जो मुस्लिम्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, जो मुस्लिम्स के टुवर्ड्स लॉयल्टी है उसको प्रमोट की जा सके और जो बाकी कम्युनिटीज और मतलब जो भेदभाव हो रहा है उसको किसी भी तरीके से हम यहाँ पर कम कर सके। तो मेन इनके ऑब्जेक्टिव्स यही थे। तो ये इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट्स, ठीक है। ये वाला और इसके हेडक्वार्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर्स पे भी क्वेश्चन आते हैं। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी में। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर इन्होंने इनका जो एक चीज थी, जो फैक्टर इनको जो प्रोवोक कर रहा था कि मुस्लिम लीग जैसी पार्टी होनी चाहिए, वो हुआ क्या यहाँ पर कि जो लैंग्वेज थी यूनाइटेड प्रोविंस आज के समय में यूपी है, पर पहले उसका नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस। वहां के एक लेफ्टिनेंट गवर्नर थे मैकडोनल्ड। तो मैकडोनल्ड जो थे, उन्होंने पहले लैंग्वेज कौन थी, क्योंकि मुगल राज कर रहे थे भारत में, तो मुगलों की लैंग्वेज कौन सी थी? पर्शियन लैंग्वेज, राइट। मुगल्स की लैंग्वेज थी पर्शियन, तो पर्शियन लैंग्वेज प्रॉपरली वहां पे चल रही थी। तो पर्शियन की जगह उन्होंने हिंदी लैंग्वेज, और हिंदी लैंग्वेज की स्क्रिप्ट क्या है? देवनागरी। उसके स्क्रिप्ट को वहां पर मंजूरी दे दी कि पर्शियन की जगह अब हिंदी लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, जिसमें सारा ऑफिस वर्क किया जाएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब सारा ऑफिस वर्क, सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क उस लैंग्वेज में किया जाएगा। तो इन्होंने, जब ये चीज हुई तो मुस्लिम जो थे उनको इस चीज का खतरा हुआ कि हमारी जो कम्युनिटी है वो खतरे में है। तो ये एक फैक्टर था जिन्होंने लोगों को यहाँ पर प्रमोट किया। प्लस मुस्लिम जजेस की अपॉइंटमेंट कम की जाती थी और गवर्नमेंट जॉब्स में मुस्लिम्स के रिप्रेजेंटेशन एज कंपेयर टू अदर थोड़ी सी कम थी, जिसके चलते मुस्लिम्स को प्रवोक मिला, मतलब कि एक फैक्टर मिला जिसकी वजह से उन्होंने मुस्लिम लीग की तरफ फॉर्मेशन कराने की सोची। तो यहाँ पर ही इसी मुस्लिम लीग से जो है हमारा टू नेशन थ्योरी कि भारत जो है वो डिवाइड होना चाहिए पूरा और पाकिस्तान सेपरेट यहाँ पे बनना चाहिए, इसका जो है यहाँ से एक स्टार्ट होता है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन मुस्लिम लीग में ज्वाइन करते हैं वो है मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने कब ज्वाइन किया? 1913। ये भी लिखिए पॉइंट कि 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना ने यहाँ पर ज्वाइन किया। और देखो ये बनी कब है? 1906 में, है ना। 1906 में बांग्लादेश में लखनऊ में हेडक्वार्टर्स रखे गए। उसके 3 साल बाद ही, मतलब 1909 में, याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि 1909 में हमारे यहाँ पर जो है एक एक्ट आया था। क्या नाम था उस एक्ट का? मोरले मिंटो रिफॉर्म्स। 1909 मोरले मिंटो रिफॉर्म्स यहाँ पर आते हैं, जो है मोरले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में आते हैं, जिसमें क्या बात की जाती है? सेपरेट इलेक्टोरेट की। तो यहाँ पर इनके सेपरेशन इलेक्शंस जो हैं वो सेपरेटली हुए जाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने जो है 3 साल के अंदर अंदर ही अपनी इस बात को जो है मनवा लिया था, उस वक्त के जो मिंटो, जो उस वक्त के वाइसराय थे लॉर्ड मिंटो, उनके थ्रू। तो यहाँ पर 3 साल के अंदर अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट का जो है उन्होंने अचीव कर लिया था। प्लस जो लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है यहाँ पर। 1916 में लखनऊ पैक्ट आपको मैंने बताया था, जब मुस्लिम लीग और जो वो है आईएनसी, इन्होंने हाथ मिला करके अपना एक पूरा पैक्ट यहाँ पे चलाया था। तो ये भी पैक्ट था, इनको हम पढ़ेंगे, डिटेल के अंदर पढ़ेंगे इसके बारे में। बाकी 1940 आते आते जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, जिन्होंने 1913 में ज्वाइन किया था, वहां पर जो है इन्होंने बोल दिया था, सीधी सी लाइन दे दी थी यहाँ पर इन्होंने, लाहौर में अपनी एक स्पीच दी थी कि एक ही नेशन में रहना पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने यहाँ पर क्या सोचा था कि हम जो है सेपरेट यहाँ पे नेशन जो है पाकिस्तान नेशन यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो इन्होंने यहाँ पर सेपरेशन की जो है यहाँ पर बात पूरी तरीके से कर दी थी। उसके अलावा और भी चीजें हैं, हमें और चीजों के बारे में इसमें नहीं पढ़ना, एग्जाम में नहीं आती उतनी चीजें। बेसिकली जो इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं वो जो अभी बताए पहले, उन्हीं टॉपिक्स पे आते हैं, ठीक है। और जब यहाँ पर पाकिस्तान जो है खत्म
द पाकिस्तान जो है मतलब बन गया था, एग्जिस्ट हो गया था जब हमारी इंडिपेंडेंस मिल गई थी, लड़ाई खत्म हो गई थी। तो जो लीग है वो फाइनली भारत में तो खत्म हो गई थी, लेकिन बांग्लादेश, पाकिस्तान वगैरह कहीं-कहीं चल रही थी। ठीक है? तो इसको आपको अब और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है? इस पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं और सिर्फ़ छोटा-सा टॉपिक है, बहुत छोटा-सा टॉपिक जिसमें सिर्फ़ 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी इस टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है? तो यहाँ पे आपको इसमें इतना ही याद रखना है, बाकी डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं क्योंकि क्वेश्चंस नहीं आते हैं उस टॉपिक से। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा आता है, डेट कौन-सी है, कब बनाया गया, कौन से प्रेज़िडेंट थे पहले, यही इसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं कि जो है कब बनाया गया था और किस पर्सन ने बनाई थी, प्रेज़िडेंट कौन थे, हेडक्वार्टर्स कौन थे और मोहम्मद अली जिन्ना ने कब जॉइन किया, मेबी ये भी आ सकता है। अदरवाइज़ कोई उस पे क्वेश्चन नहीं आ सकता। ठीक है? तो ये आपको यहाँ तक याद रखना है। ठीक है? इतना इसी के अंदर पढ़ना है, बाकी डिटेल में यहाँ पे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है? ऑब्जेक्टिव वगैरह आपको समझ में आ गए, मुस्लिम के राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए सब कुछ उसी के उन्हीं चीज़ों के लिए किया गया था। काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स भी चलाए गए थे इसके लिए, तो काफ़ी चीज़ें थी लेकिन बेसिकली हमें एग्ज़ाम के लिए इतनी चीज़ें नहीं पढ़नी, हमारे एग्ज़ाम में उतनी चीज़ें डिटेल में नहीं आती। ठीक है? एग्जाम में कोई हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तो आते नहीं है, हमारे क्वेश्चन आते हैं वन लाइनर। तो वन लाइनर क्वेश्चन के लिए आपको इतना ही पढ़ना है इस टॉपिक में, डिटेल में मत पढ़ के अपना मतलब टाइम वेस्ट मत करना। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ज्यादा फोकस करना। सो टॉपिक इज गांधी जी इन इंडिया। जब भारत में गांधी जी आए तो उनके बारे में प्रॉपर नोट्स बनाना, तरीके से सारी चीजें लिखना, गांधी जी हेडिंग डाल के। सबको पता है गांधी जी जो हैं साउथ अफ्रीका से अपनी पढ़ाई करके आए थे, ठीक है? साउथ अफ्रीका से लॉ की स्टडी करके उसके बाद इंडिया में 1915 में आते हैं। यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट चीजें स्टार्ट होती हैं। बहुत सारी मूवमेंट्स यहाँ से स्टार्ट होंगी। बेसिक मूवमेंट जो एक रफ्तार पकड़ती है ना, वो गांधी जी के आने के बाद ही होती है। जब गांधी जी इंडिया में आते हैं, उसी के बाद जो है यहाँ पर हमारी जो नेशनल मूवमेंट है, वो एक तरीके से पूरा बढ़िया जो है आगे तक जाने की होती है। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिहाज से आपका यहाँ पर ही जो है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो आपको पता है गांधी जी को प्रॉपर पीसफुल तरीका उनको पसंद था। सबको पता है कि वो पीसफुल तरीके से ही यहाँ पर आते थे और उनको फिर पीसफुली यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट करना, हर चीज़ करना वो चाहिए था। 1915 में आते हैं, 20 साल करीबन जो है वो रह के आते हैं साउथ अफ्रीका में लॉ की पढ़ाई करके। देन अब यहाँ पे आते हैं, तो सबसे पहले उनका काम क्या होता है? सत्याग्रह। सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह, द फाइट फॉर द ट्रुथ। सिर्फ ट्रूथ के लिए लड़ाई है यहाँ पर। अब यहाँ पे जब वो आते हैं ना, तब यहाँ पे आने के बाद वो 3 चीज़ें यहाँ पे करते हैं। सबसे सबसे इम्पोर्टेंट है ये तीनों चीज़ें। क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, इनको अरेंज करो। सबसे पहली कौन-सी हुई, फिर कौन-सी हुई, फिर कौन-सी हुई? सीधा आ सकता है चंपारण के बाद कौन-सी हुई, अहमदाबाद के बाद कौन-सी हुई? तो ये चीज़ें आती हैं। इसे सुनना अभी क्या बता रही हूँ मैं। ये जो 3 आप नाम देख रहे हो, ये तीनों ना प्रोटेस्ट हैं। काम किए हैं उन्होंने, मूवमेंट की है सत्याग्रह के लिए, ठीक है? जैसे सबसे पहले आप देख रहे हो चंपारण, ये जगह है बिहार में, ठीक है? बिहार में चंपारण है, वहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ा जो है एक सत्याग्रह एक तरीके से किया, जो लोगों को बिहार के चंपारण लोगों को परेशानी हो रही थी। उनके लिए उन्होंने वहाँ पर जो है एक बड़े लेवल पे उनकी मदद करी, ठीक है? फिर वो गए अहमदाबाद, ठीक है? अहमदाबाद में जब वो गए तब जाकर उन्होंने जो मिल की एक स्ट्राइक चल रही थी वहां पर उन्होंने जो है उसको खत्म कराया उन लोगों के साथ उनकी मदद करके, ठीक है? फिर तीसरा खेड़ा। खेड़ा भी सत्याग्रह था जब गुजरात में जो है उन्होंने हेल्प करी थी लोगों की, वहां के जो भी लोग थे उधर के, उनकी उन्होंने मदद की थी खेड़ा गुजरात में। तो ये 3 तरीके की स्ट्रगल थी जिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? तो अगर आप पे क्वेश्चन आते हैं कि पहले कौन-सी थी, बाद में कौन-सी थी और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा जो है व्हाट काइंड ऑफ हेल्प मैं बता रही हूँ अभी, तीनों के बारे में समझाऊँगी अभी। सबसे पहली चीज़ आती है कि कब-कब हुई हैं ये और ये सीक्वेंस में लगाओ। तो सीक्वेंस में लर्न करने के लिए इसको आप एक ट्रिक से लर्न करोगे, केक, CAKE, ठीक है? केक सबको पता है, खाने की आइटम है, सबको पसंद होता है केक।
तो सी से चंपारण, ए से अहमदाबाद और के ई से खेड़ा। तो ये 3 सीक्वेंस हैं जिसमें आपको याद रखना है कि सबसे पहले चंपारण में गए थे, फिर अहमदाबाद में, फिर खेड़ा में। 3 तरीके से आपको याद रखना है, तीनों की नाम, ठीक है? फिर इसके बाद क्या हुआ, जब वो भारत में आए, भारत में आने के बाद सबसे पहले जो एक पर्सन थे, राजकुमार शुक्ला, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, नाम है राजकुमार शुक्ला, जो कि खुद एक नील की खेती करते थे, इंडिगो कल्टीवेटर थे, नील की खेती करते थे। और राजकुमार शुक्ला जी ने जो है गांधी जी को बहुत जोर दे करके, उनको बहुत ज्यादा जोर दे करके क्या किया कि आप हमारे साथ चलो और बिहार में जो अभी सिचुएशन चल रही है फार्मर्स की, जो वहां के फार्मर्स हैं उनकी जो चल रही है सिचुएशन, उसको देखो और उस पर कुछ ना कुछ स्टेप लो। क्या था वहां पे, फार्मर्स को नील की खेती करने के लिए बहुत जबरदस्त टैक्सेस देने पड़ रहे थे, ठीक है? जितना वो करे उससे ज्यादा उनको टैक्सेस देने पड़ रहे थे, जिसके चलते जो है क्या था यहाँ पर, लोग वहां के फार्मर्स जो थे वो बहुत परेशान थे। तो इसी के चलते गांधी जी से एक मदद मांगी गई कि यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर मदद करने के लिए, एक तरीके से उन्होंने मदद मांगी यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ, उनके साथ जो है और भी लोग थे, ठीक है? ही वॉज फेमस एट दैट टाइम। देखो जो पर्सन थे राजकुमार शुक्ला, वो थोड़ा जो किसान थे उनके लीडर थे, तो इसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर जो है हेल्प करी थी, वो थोड़ा लीडर टाइप थे उनके, इसलिए। देखो सिविल डिसोबीडियंस का मतलब होता है नाम सुनना। सिविल वर्ड का मतलब क्या होता है, नॉर्मल पीपल, जैसे हम और आप, ठीक है? हम लोग जो है कोई आ, जो है हम लोग, सिविल डिसोबीडियंस का मतलब वो जैसे सिविल लोग होते हैं, सिविल मतलब मैं, आप और जो भी नॉर्मल जो भी सिविलियन पीपल है जिनके पास कोई वर्दी नहीं है, जैसे हम ऑफिसर्स नहीं है ना, अभी हमारे पास कोई वर्दी नहीं है, हम पुलिस में नहीं है, हम आर्मी में नहीं है, हम नेवी में नहीं है, हम एयरफोर्स में नहीं है, तो हम लोग सिविलियंस हैं। सिविल मतलब जो हम लोगों ने की है, डिसओबीडियंस का मतलब न, एक चीज ना करना, ठीक है? तो हम लोगों ने, जैसे हम जैसे जो है नॉर्मल पीपल है, हम लोगों ने एक बड़े लेवल पे एक चीज करने से इनकार कर दी, उसे कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस। मतलब एक बड़े लेवल पे लोगों ने मिल करके जो भी ऑर्डर आया है उसको मानने से इनकार कर दिया, डिसओबे करा, मतलब जो ऑर्डर आया है उसको हम मान नहीं रहे हैं, उसे कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस, जो गांधी जी ने सबसे पहली भारत में आके की। गांधी जी वॉज फेमस, गांधी जी जो है उस वक्त के जो एडवोकेट थे, इसलिए वो जो है यहाँ पर जो है थोड़े फेमस थे, और बाहर से पढ़ाई करके आए थे साउथ अफ्रीका से, इसलिए वो उस समय फेमस थे यहाँ पर, ठीक है? और दूसरी बात, गांधी जी साउथ अफ्रीका में भी अगर आपने सुना होगा तो उन्होंने वहां पर भी जो गोरे और काले के खिलाफ लड़ाई चल रही थी उसके लिए उन्होंने वहां पर भी लड़ाई लड़ी थी, जिसके चलते जो गांधी जी हैं वो फेमस हो गए थे। और यहाँ जब वो भारत में आए तो राजकुमार शुक्ला जो कि एक नील की खेती करते थे, उन्होंने यहाँ पर उनको आग्रह किया कि यहाँ पर आके पूरे बिहार की चंपारण की सिचुएशन का जायजा लिया जाए। तो वो गए चंपारण पूरा इन्वेस्टिगेट करने, साथ में वो किसको लेकर के गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबने सुना है उनके बारे में, और आचार्य जेबी कृपलानी, ये दोस्त थे उनके, ठीक है? उन्हीं के घर रुके थे ये, ठीक है? आचार्य जेबी कृपलानी के घर ही रुके थे गांधी जी उस टाइम पर, जब वो चंपारण आए थे। तो यहाँ पर जो है वो गए चंपारण पूरा मैटर का इन्वेस्टिगेशन करने, लेकिन वो इन्वेस्टिगेट यहाँ पर, ठीक है, जो है कर नहीं पाए, करे थे, लेकिन जो ब्रिटिश अथॉरिटीज थी उन्होंने यहाँ पर वो चीज करने से मना कर दी, ठीक है? उनके द्वारा जो है यहाँ पर उनको परमिशन नहीं मिली, क्योंकि उस वक्त तो ब्रिटिशर्स की प्रॉपर चलती थी, ठीक है? ये आप देख सकते हो, एक तरीके से जो है फार्मर्स जो है यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं चीजों को, यहाँ पे ये होता था उस टाइम पे। यहाँ पे था कि ये आपको मैं वर्ड समझाना रह गया, ये वर्ड की तरफ ध्यान देंगे सब लोग। तिन कठिया सिस्टम, पहले अभी तिन कठिया सिस्टम के बारे में समझेंगे, इसको साइड में नोट्स बना के लिखिएगा। तिन कठिया सिस्टम, क्वेश्चन आता है कि तिन कठिया सिस्टम जो है किससे एसोसिएटेड था, ठीक है? तो किससे एसोसिएटेड था तिन कठिया, चंपारण सत्याग्रह, पहला क्वेश्चन सीधा यही आता है इससे, ठीक है? तो तिन कठिया सिस्टम था क्या, देखो तिन कठिया, इसमें एक सीधा सा वर्ड आ रहा है तीन, ठीक है? इसका मतलब तीन की बात हो रही है यहाँ पर,
ठीक है, जो भी 20 बीघा लैंड, जो भी उनके पास 20 बीघा, बीघा एक वर्ड हुआ करता था जो कि 1 एकड़ से कम हुआ करता था। 1 एकड़ से कम एरिया ऑफ लैंड जो है वो बीघा की उसमें आता था। ठीक है, बिहार में इस वर्ड को बहुत यूज किया जाता है, बीघा वर्ड। तो 20 बीघा ऑफ लैंड के ऊपर अगर आप कोई भी यहाँ पर इंडिगो कर रहे हो, ठीक है, आपके पास 20 बीघा जमीन है, ठीक है, तो उस पे 3 बीघा जमीन पे आपको क्या उगाना पड़ेगा? आपको इंडिगो उगाना पड़ेगा, नील की खेती करनी पड़ेगी। ठीक है, ये 3 कठिया सिस्टम था, तो जबरदस्ती किस पे लागू किया गया था? चंपारण बिहार के लोगों पर, कि आपको यहाँ पर जितना भी वहां के लोग हैं उनको जबरदस्ती 3 बीघा जमीन पर, अगर उनके पास 20 बीघा जमीन है तो 3 बीघा जमीन पर उसको यहाँ पर जो है आपको जितनी भी बीघा जमीन है उसके उसमें 3 बीघा जमीन पे आपको ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि नील जो है बड़ा फेमस हुआ करता था और अंग्रेजों की जरूरत भी बहुत हुआ करता था, जिसके चलते उनको यहाँ पर जो है वो करना ही पड़ता था। ठीक है, तो बहुत ज्यादा उन लोगों को जो है यहाँ पर दिक्कत हो रही थी, समस्या आ रही थी उन लोगों को, तो काफी थी चीजें, समस्या तो उनको काफी थी। पर फिर चंपारण सत्याग्रह जो है उन्होंने यहाँ पर स्टार्ट किया, करवाने की पूरी कोशिश करी। ठीक है, फार्मर्स ने तो पूरा सपोर्ट किया और जो लोग थे उन्होंने भी सपोर्ट किया। ठीक है, फिर फाइनली जो है गवर्नमेंट जो थी वहां की, उन्होंने 3 कठिया सिस्टम को वहां से हटा दिया। ठीक है, गवर्नमेंट को नहीं पता था, जो ब्रिटिशर थे उनको नहीं पता था कि अगर एक बार ऐसा हो जाएगा तो आगे चल के और चीजें होती जाएंगी। उन्होंने इस बात को इतना सीरियसली लिया नहीं था, लेकिन एक बार उनको मिल गई, उसमें सफलता मिल जाती है यहाँ पर, और एक बार सफलता मिल गई तो आगे भी मिल जाएगी फिर। ठीक है, धीरे धीरे करते करते मिलती जाएगी उनको सफलता। तो पहली बार आए थे और पहली बार ही उन्होंने उस चीज को सफल कर लिया, जिसके चलते जो है गांधी जी काफी ज्यादा और फेमस होते गए। फिर उसके बाद उन्होंने इसी टाइम पीरियड में जब उनको इस चीज में सफलता मिल गई, तब जो गांधी जी का नाम, जो महात्मा जो हम आगे उनके लगाते हैं या उनको हम बापू कहते हैं, फादर ऑफ नेशन कहते हैं, वो इसी समय में उनके नाम के आगे पड़ा था। सबको पता है ना, उनको फादर ऑफ नेशन, बापू, महात्मा कहा जाता है। असल में उसका नाम उनका नाम महात्मा गांधी तो नहीं था। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा तो हम लोगों ने आगे लगा करके जो है दिया है, लोगों ने टाइटल दिया है। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, उनका नाम वल्लभ भाई पटेल था। सरदार जो है बरदौली एक सत्याग्रह हुआ था, उसमें लेडीज जो फीमेल्स थी उन्होंने उनको इस टाइटल दिया था सरदार का। सेम ऐसे ही याद रखना है, गांधी जी को टाइटल महात्मा का कब दिया गया है? उनको ये टाइटल दिया गया है आफ्टर दिस चंपारण सत्याग्रह। किसने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप सबको यहाँ पे नोट करना है कि कब मिला, किसने दिया। ठीक है, अब फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे इसी में। ये आप देख सकते हो, लोगों से बात करते हुए गांधी जी, एक पिक्चर है, ये एक्चुअली में उसी टाइम की पिक्चर है। ये गांधी जी हैं पुलिस ऑफिसर्स और लोगों से बात करते हुए। यहाँ पर भी सेकंड पिक्चर में आप देख रहे हो, यहाँ पर भी गांधी जी हैं लोगों को एड्रेस करते हुए। ठीक है, उन्होंने लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की थी। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड जो इंपॉर्टेंट आता है पॉइंट, वो आता है अहमदाबाद में होने वाली मिल स्ट्राइक। क्वेश्चन क्या आता है इस पे? ऐसी कौन सी पहली मिल स्ट्राइक थी जिसमें गांधी जी जो है हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए थे? और हंगर स्ट्राइक भी कैसी? फास्ट अंटो डेथ, मतलब जब तक मृत्यु नहीं हो जाएगी तब तक फास्ट, और तब तक हंगर रहने की स्ट्राइक है एक तरीके से। तो यहाँ पर ये स्ट्राइक जो है गांधी जी ने यहाँ पर फास्ट अंटो डेथ वाली स्ट्राइक जो है रख दी। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में बेसिकली हुआ क्या था, पहले तो ये समझते हैं इस पूरी मिल में हुआ क्या था। हाँ जी, टू एंड द कंफ्यूजन क्रिएटेड बाय द आंसर की ऑफ एन एग्जाम हेल्ड बाय राजकोट लोकल बॉडी, रविंद्रनाथ। हाँ, ये तो है ही, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, सीधा आंसर इसका रविंद्रनाथ टैगोर ही है, जिसने भी टेक्स्ट किया है। रविंद्रनाथ टैगोर ही हैं जिन्होंने गांधी जी को महात्मा का टाइटल दिया था। दिस इज द फाइनल, याद रखिएगा इसके अंदर। ठीक है, चलिए आगे। अहमदाबाद की मिल स्ट्राइक क्या थी? जो अहमदाबाद था वहां पे कॉटन मिल चल रही थी। अब कॉटन मिल में क्या हुआ था वहां पर, उस जगह पर, कि जो
प्लेग का बोनस, प्लेग समझ रहे हो, वहां पे एक महामारी फैल गई थी प्लेग की। तो प्लेग की महामारी फैलने की वजह से जो लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो उसके चलते प्लस इस वक्त क्या चल रहा है, मतलब 1918 का टाइम है, तो सोचो क्या चल रहा है, वर्ल्ड वॉर वन अभी ही खत्म हुआ है। वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ और प्लेग भी फैल गया है, तो उसके चलते जो लोग थे उनको बोनस मिलना था, और जो जो भी चीजों के प्राइजेस थे वो बहुत बढ़ गए थे। चीजों के प्राइस बढ़ने की वजह से जो ओनर्स थे या जो सॉरी जो वर्कर्स थे, उनको जो है हाइक की डिमांड हो रही थी। 35% जो है उनके, जिनका जितने भी इनको मिलता है उसका 35% उनको बढ़ा करके दिया जाए बोनस। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या आता है, यहाँ लिखा नहीं हुआ, मैं आपको बता देती हूँ कि गांधी जी को इनवाइट किसने किया था आने के लिए। जो ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी उसमें किस पर्सन ने, किस फीमेल लेडी ने उनको इनवाइट किया था। नाम लिखेंगे यहाँ पर, अनुसुईया साराभाई। छोटा सा पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अनुसुईया साराभाई ये एक सोशल वर्कर थी उस टाइम की, जिन्होंने इनवाइट किया था यहाँ पर आने के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा इसके अंदर। तो पहले तो हुआ क्या था कि वर्कर्स जो थे वो 50% की डिमांड कर रहे थे। यहाँ 35 लिखा ना, ये तो बाद में सेटलमेंट हुआ था। वर्कर्स चाह रहे थे कि 50% का हमें हाइक मिले, ठीक है, 50% इंक्रीज करके सैलरी मिले। लेकिन जो गांधी जी थे उन्होंने बात को जो है मीडिएटर की तरह सॉल्व करा। उन्होंने बात में एक जो है मध्यस्थता लेके आए और फाइनली यहाँ पर जो है 35% की बात पे सेटल किया। लेकिन मिला भी 35% नहीं था, उनको 27.5% हाइक मिला था। लेकिन 35% की डिमांड से चलो 27% तो मिला उनको, हाइक बढ़ के ही मिला। जहां पे कुछ नहीं मिल रहा था वहां पे फिर भी उनको कुछ ना कुछ यहाँ पर मिला। ठीक है, बहुत कुछ उन्होंने किया, बहुत कोशिश करी यहाँ पर कि जो है बात नॉर्मली सुलझ जाए, लेकिन जब बात सुलझी नहीं तो उन्होंने हंगर स्ट्राइक यहाँ पे कर दी, जो है बिल्कुल भूख हड़ताल लगा दी यहाँ पर। और फाइनली फिर यहाँ पे जाके उनको जो है मिल गया था यहाँ पर फाइनली उनको। 35% पे राजी हो गए थे, तो 35% ही रखना, आंसर क्वेश्चन आता तो इतना ही याद रखिएगा। उसके बाद इसमें क्वेश्चन कैसा आता है, पहला तो ये अनुसुईया साराभाई के ऊपर। दूसरा, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो है वो हुई कब थी, 1918। ठीक है, दूसरा जो है कॉटन मिल के वर्कर्स के और गांधी जी के साथ, और जो वहां के ओनर्स थे उनके साथ हुई थी। और तीसरा क्वेश्चन कि पहली हंगर स्ट्राइक गांधी जी की कब हुई थी, ये इस पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मैंने बहुत शॉर्ट में चीजें समझा दी हैं आपके एग्जाम के लिए। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है और सीधा सीधा आंसर लगाना है इसका। ठीक है, कुछ इधर उधर नहीं है, सीधा सीधा ये हुआ था तो यही पढ़ना है हमें। फिर उसके बाद आता है तीसरा इनका काम, जो है खेड़ा रिवोल्ट। खेड़ा रिवोल्ट जो है आ, इसमें होता क्या है, इस टाइम पीरियड में खेड़ा जो है गुजरात में जगह है। इस टाइम पे क्या था कि 1918 के उसमें टाइम पीरियड में लोगों की जो किसान थे उनकी क्रॉप फेलियर हो गया था। मतलब क्रॉप जो है जितना इनपुट दिया था उतनी आउटपुट से क्रॉप मिल नहीं पाई, फेल हो गई थी क्रॉप्स। तो एक रूल था कि अगर फेल हो जाती हैं क्रॉप्स, क्रॉप्स फेलियर हो जाती हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसानों को छोड़ दिया जाएगा। अगर जो भी नॉर्मल आउटपुट उनका निकलता है, मान लो उनका आउटपुट 100% निकलता है, तो 100% आउटपुट का नहीं, अगर इतना निकलता 100%, नॉर्मल बात कर रही हूँ मैं, 100% एक 100% छोड़ो, 100 अगर वो इनपुट देते हैं तो नॉर्मल जो उनका आउटपुट मिलेगा, मतलब जिनका जितना फायदा उनको हो रहा है वो 80% है मान लेते हैं। ये नॉर्मल डेज की बात है, नॉर्मली ऐसा होता है। लेकिन अगर क्रॉप फेलियर की वजह से उनका जो 80% का आउटपुट है वो 20% से लेस देन हो जाता है, ठीक है, मतलब 1/4 अराउंड जैसी सिचुएशन रह जाती है, तो उस केस में जो है गवर्नमेंट जो है वो जो है उनको रेमिशन देगी और थोड़ा सा पैसा देगी उनको आगे की क्रॉप्स के लिए। और ब्रिटिश कलेक्शन जो है, मतलब जो रेवेन्यू कलेक्शन है, वो नहीं करेगी। ठीक है, रेवेन्यू ना तो बढ़ाएगी और ना ही कुछ लेगी रेवेन्यू उनसे। तो ये यहाँ पर एक रूल था कि अगर आपका जितना भी क्रॉप प्रोडक्शन है उसका जो है क्वार्टर से कम मिलता है आपको, तो आपको उसमें जो है गवर्नमेंट जो है आपको रेमिशन देगी, आपको थोड़ा सा जो है एक राहत देगी एक तरीके से। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे मना कर देती है, गवर्नमेंट कहती है कि कोई यहाँ पर आपको राहत नहीं दी जाएगी। तो उसके चलते यहाँ पे क्या होता है,
बड़ा सा एक सत्याग्रह यहाँ पर लॉन्च करने की जरूरत होती है। तो जो खेड़ा के लोग हैं वो नहीं दे सकते पैसा, तो यहाँ पर वो नहीं कर सकते, तो यहाँ पर वो जो है नो रेवेन्यू कैंपेन्स लगाए गए। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है गुजरात सभा बुलाई गई, तब जाकर के फाइनली जो है इस चीज को डिसाइड किया गया। इनके साथ साथ कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, साथ में और भी लोग थे, मोहनलाल पांड्य, नरहरि पारिख, कुछ और भी लोग थे इसके अंदर, और बहुत सारे आगे आसपास के लोग थे। सब लोगों ने मिल करके फाइनली यहाँ पर एक जो है अ, एक प्रॉपरली एक तरीके से स्ट्रगल यहाँ पर लॉन्च करी। काफी लोग आए, हर कास्ट के लोग आए, प्रोटेस्ट किए यहाँ पर, सक्सेसफुल भी रहे प्रोटेस्ट। और फाइनली जो है क्या हुआ, जो ब्रिटिश सरकार थी वो झुक गई, अथॉरिटीज मान गए, और उन्होंने फार्मर्स को यहाँ पर रेमिशन प्रोवाइड कर दिया। वो इस चीज के लिए मान गए और उन्होंने यहाँ पर आकर के उनको रेमिशन दे दिया गांधी जी के कहने पर। तो यहाँ पे आते ही गांधी जी ने 3 लॉन्च करे, जिसको हमने ट्रिक से याद रखने हैं। सी से चंपारण, ए से अहमदाबाद, के ई से खेड़ा। चंपारण में इंडिगो के रिलेटेड जो है प्रॉब्लम चल रही थी, राजकुमार शुक्ला जी साथ में थे। ए से अहमदाबाद में मिल की स्ट्राइक चल रही थी, कॉटन वर्कर्स थे, ठीक है, कॉटन मिल में काम करते थे वो लोग। और अनुसुईया साराभाई के साथ, और उनके ब्रदर भी थे, उनके साथ मिलकर के जो है एक यहाँ पर स्टार्ट की गई। खेड़ा में उनके साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, प्लस उनके साथ मोहनलाल पांड्या थे। कुछ ये इंपॉर्टेंट नेम थे जो इनके साथ ऐड होके काम कर रहे थे। क्वेश्चन इनके ऊपर भी आ सकता है कि इनके साथ और कौन से लोग मिलके काम कर रहे थे, ठीक है, उन पर्सन्स के नेम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन 3 जो है सत्याग्रह से, अभी रॉलेट सत्याग्रह नहीं आया, रॉलेट एक्ट अभी नहीं आया, लेकिन इन 3 चीजों के होने की वजह से जो है हमारे सामने नए लीडर्स आए। कौन-कौन आए हमारे सामने? राजेंद्र प्रसाद आए, जेबी कृपलानी आए, ठीक है, अभी नाम बताया मैंने आपको। उसके अलावा वल्लभ भाई पटेल आए। ये सब लोग हमारे सामने न्यू लीडर्स आए। प्लस हमें इससे ये पता लगा कि ब्रिटिश सरकार भी झुक सकती है। झुकाने वाला हो तो ब्रिटिश सरकार भी यहाँ पर प्रॉपर्ली झुक सकती है। तो इस इन 3 मूवमेंट से लोगों का मोराल बूस्ट हुआ, जो कि बहुत समय से ठंडा पड़ा हुआ था। वो यहाँ पर जो है मोराल बूस्ट करने का इधर एक काम किया किसने? इन 3 सत्याग्रह लॉन्च बाय दी गांधी जी, राइट। हाँ, न्यू फेसेस फॉर द आईएनसी इन फ्यूचर, बिल्कुल करेक्ट। जो ये एक तरीके से नए फेस थे जो गांधी जी के साथ मिलके नए आगे और आए थे, जिन्होंने आगे और यूथ जो संभालने वाले लोग थे। तो ये 3 थे। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट हो, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ रॉलेट एक्ट, ठीक है। रॉलेट एक्ट जो है ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली चीज लिखो कि इसका फुल नेम क्या था। इस एक्ट का जो एक पूरा नाम था क्या? वो था एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1991, 1919। 1919 में आने वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट था। देखो 1919 में बहुत सारी चीजें हुई हैं। सबसे पहले रॉलेट एक्ट हुआ, ठीक है, सबसे पहले जो है रॉलेट एक्ट आएगा। रॉलेट एक्ट के बाद जलियांवाला बाग का हत्याकांड होगा, और उसी टाइम पीरियड में जो है आगे हमारा जो है एक एक्ट भी लेकर के आएंगे, नेक्स्ट एक्ट भी हम उसको पढ़ेंगे। तो पहली चीज कि इसका नाम रॉलेट एक्ट क्यों है, ठीक है, सबसे पहली चीज हम इसको फेमसली रॉलेट एक्ट क्यों जानते हैं, कुछ होगा रॉलेट भी। तो रॉलेट एक वो पर्सन है जिनके नाम पर जो है इसको बनाया गया था। जो इस एक्ट को बनाने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसके चेयरमैन थे सर सिडनी रॉलेट। उनके नाम पे जो है इसको रखा गया था, ठीक है। रॉलेट एक्ट फेमस हुआ इनके नाम से। रियल नेम क्या है इस एक्ट का? रियल नेम है एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, जो कि 1919 में पास होता है। पास कौन करती है? उस समय की इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या चीज होती है, ठीक है। जैसे आज के समय में मैं बात करूँ तो लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ 6 स्टेट्स में है जो कि लॉज बना सकती है, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली हर स्टेट के अंदर है। तो उस समय की कुछ एक पार्लियामेंट टाइप जो अथॉरिटी थी जो गवर्नमेंट के लिए एक्ट बनाती थी, वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहलाती थी। इस एक्ट में क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो किसी भी पर्सन को
अरेस्ट कर सकती है अगर उनको ऐसा लगता है कि दिस सो एंड सो पर्सन जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक सीधा आपसे पूछा जा सकता है रॉलेट एक्ट में कितने ईयर्स तक की जेल थी विदाउट ट्रायल, इस तरीके की चीजें आ सकती हैं। तो अगर मास एक चीज है कि अगर आपको पुलिस को भी अगर आपके यहाँ पर सर्च करना है, किसी भी पर्सन के घर में जाके सर्च वगैरह करना है, तो आपको उसके लिए वारंट की जरूरत है ना? पुलिस के भी पास यह राइट नहीं है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इस वाले एक्ट में क्या कहा गया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो किसी के भी घर में जाकर के अगर उनको ऐसा लगता है कि टेररिस्ट एक्टिविटीज यहाँ पे इन्वॉल्व्ड हैं, तो हम किसी के भी घर जाके छानबीन कर सकते हैं। और उन सब पर्सन को है, जो भी वो पर्सन होगा, उनको 2 साल के लिए जेल में रखा जाएगा। 2 साल की सजा। सीधा सीधा नजर आ रहा है कि लोगों को क्या करना चाह रहे हैं, प्रताड़ित, कहते हैं ना, एक्सप्लॉइट करना, शोषण करना चाह रहे हैं लोगों को। सेम एक्ट ना ऐसा ही उन्होंने वहां पे भी किया था अमेरिका में। जब ये अमेरिका में राज करते थे, तब ये सेम चीज उन्होंने अमेरिका में भी लागू की थी। तो लोगों ने वहां पर भी जो है बहुत बड़ा रिवोल्ट किया था इसके चलते। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में वहां पे भी उन्होंने ये चीज के लिए खिलाफ लड़े के खड़े हो गए थे कि ये जो है चीज हमें, आप किसी के भी घर जा सकते हो, सब कुछ ऐसे तोड़ा फाड़ी, कुछ भी वारंट अरेस्ट करना, सब कुछ कर सकते हो। सेम यहाँ पर भी रॉलेट एक्ट में ये चीज उन्होंने करी थी। ठीक है, उन्होंने फिर जो है प्रेस के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी ताकि प्रेस भी अपनी मर्जी से कुछ ना छाप पाए। ये चीज उन्होंने यहाँ पर करी। ठीक है, 2 साल के लिए यहाँ पर सीधा सीधा जेल में डाल दिया जाएगा। तो इसलिए ये फैक्ट जो है इम्पोर्टेंट है। और इसको जो है बहुत इंडियन लीडर्स और सारी पब्लिक ने बहुत ज्यादा जो है बिल्कुल नापसंद किया इस चीज को। और इसका दूसरा नाम क्या दिया यहाँ पर, ब्लैक बिल इसका नाम दिया, काला कानून करके इनको एक तरीके से इसको नाम दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसके चलते, इस चीज के चलते गांधी जी ने जो है इसको, इसके खिलाफ एक रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च कर दिया। क्यों हुआ मैं बताती हूँ उसके पीछे का पूरा रीजन। ये और रॉलेट एक्ट कब आया, मार्च 1919। ये याद रखना इतना जो यहाँ पे लिखवा रही हूँ, मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट लेकर के आया गया, लोगों तक इसकी खबर फैली, प्रोटेस्ट शुरू हुए। तो गांधी जी ने जो है यहाँ पर इसके चलते, गांधी जी ने जो इसके चलते एक लॉन्च किया जिसको हम कहते हैं रॉलेट सत्याग्रह, वो लॉन्च किया था उन्होंने अप्रैल में, मतलब 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल 1919 मार्च में लॉन्च हुआ रॉलेट। फिर अप्रैल में क्या आ गया, रॉलेट सत्याग्रह, जो गांधी जी ने यहाँ पर अपनी इस पूरी एक्ट के खिलाफ स्टार्ट किया। फिर क्या हुआ, ये मूवमेंट उन्होंने वापस हाथों हाथ ले ली थी। क्यों ले ली, क्योंकि इस चीज को ना पंजाब में थोड़ा ज्यादा एक बड़ा प्रोटेस्ट होने लग गए थे, वायलेंट तरीके से प्रोटेस्ट होने लग गए थे। तो उसके चलते जो है यहाँ पर जो है एक इस एक्ट के चलते प्रोटेस्ट होने लगे पंजाब के अंदर, जिसके चलते गांधी जी ने ये वाला चीज जो है वापस ले ली थी, कैंसिल कर दी थी ये मूवमेंट। ठीक है, क्योंकि जो है दंगे हो गए थे, रियॉट्स कहते हैं ना, रियॉट स्टार्ट हो गए थे, दंगे और ये सब चीजें स्टार्ट हो गई थी पंजाब की उसमें। और उसी में जो है दो लीडर्स थे, कांग्रेस के दो लीडर्स थे, नाम था उनका सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। इंपॉर्टेंट नाम है, सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू। इनको उन प्रोटेस्ट के चलते अरेस्ट कर लिया गया था। जो है इस चीज से भी लोग और ज्यादा परेशान। ठीक है, उनके दो लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया है। ठीक है, तो ये एक यहाँ पर हो रहा था। पंजाब के अंदर सिचुएशन थोड़ी सी खराब होती जा रही थी। उसके बाद थोड़े से और चीजें यहाँ पे पढ़ोगे इसके अंदर। इस एक्ट को नो वकील नो अपील नो दलील के नाम से जाना जाता है। कोई वकील नहीं है, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं है, सीधा सीधा जेल में डाल देना है। ठीक है, नो इफ नो बट, ओनली जट वाला जो है सनी देओल का डायलॉग, उस तरीके का इनका काम था यहाँ पर। और इस एक्ट को पास किसने किया ये भी आपको याद रखना है, चेम्सफोर्ड। जैसे आपने याद रखा लॉर्ड मिंटो, मिंटो हमने पढ़ा 1909 के एक्ट में। सेम ऐसे ही एक चेम्सफोर्ड पर्सन है, 1919 में आए थे, जो उस वक्त के गवर्नर, सॉरी, वाइस राय थे। ये पर्सन कौन है, उस वक्त के वाइस राय। तो इसके चलते ये एक्ट यहाँ पर पास उन्होंने कर लिया। और इन्होंने ही
एक जो बनाई सर सिडनी रॉलेट वाली, जो मैंने आपको नाम बताया अभी, इनके ही यहाँ पर बनाई गई, ताकि जो भी वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही है उनको खत्म किया जा सके। टेररिस्ट एक्टिविटी खत्म करने अपने अपने डर के चलते इन्होंने इंडिया के लोगों को परेशान करना शुरू किया, लोग और परेशान हुए और सत्याग्रह हुए और बात भड़कती गई। ठीक है। पंजाब में इस एक्ट को चलते बहुत जबरदस्त चल रहा था। पंजाब में सच में इस एक्ट के चलते बहुत जबरदस्त यहाँ पे जो है एक तरीके से बहुत बहुत बड़ा एक तरीके का माहौल बन गया था। ये है रॉलेट, सिडनी रॉलेट, आप इनको देख सकते हो। ठीक है। और फिर इसके अगेंस्ट क्या हुआ? सत्याग्रह हुआ। ठीक है। यहाँ पर यहाँ देख सकते हो ओपन लेटर आ गया, नेशन वाइड मूवमेंट उन्होंने लॉन्च कर दी, ब्लैक एक्ट कहा जाता है, सत्याग्रह सभा ऑर्गेनाइज करी। ठीक है। और उसके अलावा गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर होने लगी थी। ठीक है। फिर उसके चलते, इन सब चीजों के चलते जो है एक सबसे बड़ा हत्याकांड होता है, जिसको हम सब जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया इससे पहले की सिचुएशन कि पंजाब में सिचुएशन खराब हो रही थी, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा था, इस रॉलेट एक्ट के चलते दंगे हो रहे थे, और उसके चलते वहां पे क्या लगा दिया गया? मार्शल लॉ। मार्शल लॉ लगा दिया। क्या हो गया कि 4 लोग से ज्यादा एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते। जैसे आज के समय में हम कहते हैं ना, धारा 133 धारा जो है वो लगा दी जाती है कि आप 4 लोग से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। आर्टिकल 19 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है वो हमसे छीन लिया जाता है। ठीक है। क्यों छीन लिया जाता है? क्योंकि जो आर्टिकल 19 क्या कहता है, राइट टू फ्रीडम होनी चाहिए। आप कहीं पर भी इकट्ठा हो सकते हो, आप कहीं कुछ भी जाके बस सकते हो, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। तो आर्टिकल 19 आज के समय की बात करी, क्योंकि आज हमारे पास हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उस समय तो नहीं था। तो 4 लोग कहीं पर भी इकट्ठे नहीं हो सकते, मार्शल लॉ लगा दिया गया। लेकिन अब अप्रैल जो है, आपको पता होगा, अप्रैल जो है वो पंजाबियों में, सिख में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है 13 अप्रैल को। हम ठीक है, हमारे यहाँ एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है पंजाबियों में। क्या है एक्सपीरियंस? वी हैव एक्सपीरियंस ऑफ दिस। अच्छा ठीक है। हाँ, सेक्शन 144, राइट। ओके, 13 अप्रैल को जो है बहुत बड़ा एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। वो फेस्टिवल है यहाँ पर बैसाखी। ठीक है। 13 अप्रैल को बैसाखी का जो है यहाँ पर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, तो लोग इकट्ठे होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन यहाँ तो मार्शल लॉ लगा हुआ है कि 4 लोग से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं जब वो अमृतसर के जलियांवाला बाग जगह पे इकट्ठे होते हैं, क्राउड इकट्ठा होता है सारा, नॉन वायलेंट होते हैं। ठीक है। नॉन वायलेंट इकट्ठे होते हैं, वो किसी को कुछ करने नहीं आ रहे होते हैं, वो यहाँ पर सिर्फ जो है एक प्रॉपरली यहाँ पर सिर्फ इकट्ठे होने आते हैं सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, जो उस वक्त के गवर्नर होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब के, माइकल ओ जॉयर, ये उस वक्त पंजाब के थे, लेकिन वाइसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड, अभी बताया आपको नाम। ठीक है। तो यहाँ पर माइकल ओ डॉयर और चेम्सफोर्ड, ये याद रखना है, उस वक्त के लीडर्स थे। ऊपर से 2 लीडर्स के नाम मैंने आपको पहले ही लिखवाए थे, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया था। और यहाँ पे मार्शल लॉ लगने के बाद जो है जनरल डायर, आर्मी में उस वक्त थे जनरल डायर, वो आते हैं बाहर, और वो जो भी रास्ता है, एक ही रास्ता था आई थिंक वहां से जाने का, जलियांवाला बाग में एक ही रास्ता है जाने का, जो गेट बना हुआ है, उस गेट को बंद कर दिया जाता है, और जबरदस्त निहत्थे लोगों पर, जिनके पास कोई कुछ नहीं है, जिनको कुछ नहीं पता, जिनको कुछ आइडिया नहीं है क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, जो प्रॉपर्ली एक सेलिब्रेशन के वे में वहां पर आए हैं, सेलिब्रेट करने बैसाखी को, रास्ते बंद करके उन पे जबरदस्त फायरिंग जो है वो की जाती है। ठीक है। तो उन लोगों को मार्शल लॉ के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो उनके ऊपर, जिनको कुछ नॉलेज नहीं है, कोई समझ नहीं है, उन पे जबरदस्त जो है फायरिंग की जाती है। इतने जबरदस्त तरीके से जो है, इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से 10 मिनट तक सिर्फ फायरिंग ही फायरिंग की जाती है, जिसमें 1000 लोगों से ज्यादा की मृत्यु हो जाती है। और इस चीज के ये एक्ट को, ये जो उन्होंने एक कांड किया है, जो एक काम किया था जनरल डायर ने, उसको जो है ब्रिटिशर लोग जो है सराहना देते हैं, एप्रिशिएट करते हैं इस काम को जो इन्होंने यहाँ पर किया था। ये आप पिक्चर देख सकते हो, मतलब छोटी सी एक पिक्चर है यहाँ पर, जो है जबरदस्त तरीके से फायरिंग की जा रही है, मतलब खून एक तरीके से बहुत जबरदस्त किया जा रहा है यहाँ पर।
किसी को कोई यहाँ पर कुछ नहीं यहाँ पर दिया देखा जा रहा, सोचा जा रहा, सब कुछ यहाँ पर सिर्फ उनके हिसाब से किया जा रहा है, जनरल डायर के हिसाब से। ठीक है, आप अगर जलियांवाला बाग गए भी होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ पर कुएं के अंदर लोगों की मौत हो रखी, मतलब पिक्चर्स बना रखी है वहाँ पे बहुत जबरदस्त जो है वहाँ पे काम इस तरीके का हो रखा था। तो उसके चलते यहाँ पर जो है एक सबसे बड़ा जो एक तरीके से एक हत्याकांड माना जाता है, सबसे बुरा हत्याकांड वो यही जलियांवाला बाग हत्याकांड माना जाता है। तो यहाँ पर फिर क्या होता है, कई लोगों को बड़ी सही लगती है चीज़, लेकिन कई लोग जो हैं उसकी इस चीज़ की ब्रिटिशर भी जो है गलत उसको मानते हैं और एक कमीशन बिठाई जाती है, हंटर कमीशन इसके लिए। ठीक है? कमीशन मानती है कि एक्ट गलत है, डायर ने जो चीज़ कही जनरल डायर ने वो गलत किया, बट उसके खिलाफ कोई एक्शंस नहीं लिया जाता। ठीक है? और डायर जो है इस पर्सन को डायर को यहाँ पर जो है उसकी आर्मी से मुक्ति दे दी जाती है और वो फिर जो है यहाँ से चले जाते हैं। ठीक है? वो यहाँ पर नहीं रहते और इसी के चलते इस बड़े हत्याकांड के चलते जो रविंद्रनाथ टैगोर है वो अपना नाइटहुड का टाइटल दे देते हैं और गांधी जी जो है अपना केसरे हिंद का टाइटल दे देते हैं। ठीक है? जो उनको दिया गया था साउथ अफ्रीका में। तो ये 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर जो है गांधी जी अपना केसरे हिंद का टाइटल कब गिव अप करते हैं, मतलब वापस लौटा देते हैं। ठीक है? और ये इंपॉर्टेंट है। रविंद्रनाथ टैगोर जी के ऊपर तो ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है कि वो अपना जो ये नाइटहुड का टाइटल है वो कब गिव अप कर देते हैं, तो याद रखना है इसमें। ठीक है? ये छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा। उसके अलावा ये जो लास्ट पॉइंट है मुझे लगता है सबको पहले से ही पता होगा। ठीक है? जो माइकल और डॉयर को उधम सिंह जाके मार के आते हैं लंदन में एक रिवेंज के उसमें। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि उधम सिंह वो पर्सन थे जिन्होंने, वो उस वक़्त बच्चे थे जब ये 1919 में हत्याकांड हुआ था, तब वो बहुत छोटे से बच्चे थे, उन्होंने वो चीज़ देखी अपनी आँखों से। तो उस चीज़ का बदला लेने के लिए 1940 में वो लंदन जा कर के इस चीज़ का बदला लेते हैं। ठीक है? किसको मार के आते हैं? माइकल और डॉयर को। माइकल ओडॉयर कौन थे? उस वक़्त के लेफ्टिनेंट गवर्नर। उनको क्यों मारा जाता है? क्योंकि इन्होंने ही जो जनरल डायर हैं, उनके एक्शंस को हामी भरी थी कि हाँ, जनरल डायर ने जो काम किया है वो सही है और वो कर सकते हैं ये काम। निहत्थे लोगों पे फायरिंग कर सकते हैं। तो उसके चलते इन्होंने इस चीज़ का बदला लेने के लिए उधम सिंह ने जाकर के लंदन में उनको गोली मार दी थी। ठीक है? तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है? ये सब चीज़ें आपको यहाँ तक पढ़नी है इनके बारे में। ये आप देख सकते हो बुलेट के मार्क्स, गोलियों के निशान, ये जो आज के समय में जलियांवाला बाग जिस तरीके का दिखता है, वो कुछ ऐसा है। यहाँ पे बुलेट के मार्क्स भी रखे गए हैं दिखाने के लिए कि जो-जो वहाँ पर उस वक़्त के समय में लोगों पे फायरिंग की गई थी। ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है जलियांवाला बाग के बारे में।